Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 21 जुलाई 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है रत्तपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों याद होगा कल के वीडियो में हमने यूपीएससी के चेयरमैन का जो रेजिग्नेशन हुआ है उसके बारे में डिस्कशन किया था। साथ ही साथ इस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हर एक रेलिवेंट पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है सभी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो उसी के बेसिस पे आज एक प्रश्न है आपके सामने कि जो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इसको देखते हुए सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश इंडिया के समय पर जो ये यूपीएससी नाम की बॉडी है दोस्तों उसको बनाया गया था लीज कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और साथ ही साथ दूसरे मेंबर्स होते हैं वो जब भी अपॉइंट होंगे तो वो 6 साल के लिए सर्व कर सकते हैं या जब तक 65 साल के ना हो जाएं तब तक सर्व कर सकते हैं। इनमें से जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाएगी उसके हिसाब से उनका जो टेन्योर है वो ट्रीट किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं दोस्तों वो एलिजिबल होते हैं फॉर दी रीअपॉइंटमेंट, यानी एक बार उनका टेन्योर समाप्त हो जाएगा तो क्या वापस से उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। बताइए तीनों में से कौन सा कितने स्टेटमेंट सही हैं। हाउ मैनी लिखा है, ध्यान से पढ़ना और अच्छे से इस क्वेश्चन का उत्तर देना। ऑप्शन नंबर ए केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों ये टॉपिक आपने देखा होगा लगातार बहुत सारे अखबारों के अंदर चर्चाओं में है। बात हो रही है एक नए रेजर्वोयर की, एक नए गैस फील्ड की। तो असम के अंदर जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक नया गैस फील्ड डिस्कवर किया गया है दोस्तों, जिसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर में। ये अपने सामने भी यहाँ पे आप आर्टिकल देख पाओगे कि न्यू रेजर्वोयर टेस्टेड एट असम्स दिरौक गैस फील्ड, और जहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी होगी वो लगभग 6 MSCF ऑफ गैस पर डे होगी। ये क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। ये स्टेटमेंट खुद जो हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी उनके थ्रू दिया गया है। चलिए बात करते हैं और ये कितना ज़्यादा रेलिवेंट हो सकता है हमारे लिए उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। ये इंडिया का मैप है और हम असम की जब बात करते हैं तो असम दोस्तों हमारा एक नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है। ये आपका पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पार्ट देखने को मिलेगा। अब इसी को यहाँ पे जूम करके देखते हैं दोस्तों, तो वो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये दिखेगा जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिज़ोरम है और बीच में यहाँ पर दोस्तों ये है असम। और हम अभी बात कर रहे थे ना तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट की, तो असम में जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है वो ये है जो रेड पोर्शन में कवर किया गया है, जिसको मैंने अभी येलो से हाईलाइट किया। और दोस्तों इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कई सारी डिस्कवरीज पहले भी हो चुकी हैं। आज से 3 साल पहले आपको पता होगा ऑयल इंडिया ने नेचुरल गैस डिस्कवर किया था इसी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। और इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों एक गैस फील्ड है हमारा। वो कौन सा गैस फील्ड है? दिरौक गैस फील्ड। यहाँ पर ये नाम ध्यान रखिएगा। अब जो ये पर्टिकुलर गैस फील्ड अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, तो वैसे यहाँ पे इस तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्लॉक्स हैं। तो उसमें एक ब्लॉक आता है AAPON 94 क्लॉज 1। तो इस तरीके का ब्लॉक है दोस्तों, वहीं पर आपको दिरौक गैस फील्ड नज़र आएगा। और इसी गैस फील्ड के अंदर में एक बड़ा माइलस्टोन अभी हमने यहाँ पे अचीव किया है।
फिर एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारे इसी गैस फील्ड के अंदर में एक नया जो रेजर्वॉयर है इसको टेस्ट किया है। दिरोक 1 के अंदर में जो एक वेल है उसको यहाँ पर टेस्ट किया है, स्पेशली सैंड 9 के अंदर में। अभी बताऊंगा सारी चीज़ें, डोंट वरी। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इस पर्टिकुलर गैस फील्ड को ऑपरेट कौन करता है। इसको ऑपरेट किया जाता है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के माध्यम से, और वो जो कंपनी है वो खुद पार्टनरशिप करती है हमारे ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में। तो इन सब का एक पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर है और ये सब मिलकर इस तरीके से काम करते हैं। अब जॉइंट वेंचर है तो यानी कि जिन तीनों कंपनीज़ का नाम लिया है उनका थोड़ा थोड़ा शेयर होगा इसमें, सिंपल सी बात है। लेकिन दोस्तों जब हम इन शेयर को देखते हैं तो जो हमारी HOEC है, जिसका नाम मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, इसका शेयर थोड़ा सा ही है, लगभग 26.88% का। सबसे ज़्यादा शेयर हमारे PSU के पास में है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास में 44.09% के आसपास। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास में भी दोस्तों इस पर्टिकुलर गैस फील्ड का शेयर है और वो लगभग 29.03% के आसपास है। तो ये तीनों मिलकर ही काम कर रहे हैं, इन तीनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया था। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत है, यानी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो साइनिंग है इन तीनों ने मिलकर, वो जून 1998 में ही कर दी थी। तब से ही एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी दोस्तों दिरोक ब्लॉक के अंदर में। अब ये केवल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ थे, यहाँ पर खोजा जा रहा था, है ना, चेक किया जाता है कि भाई क्या गैस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो वो टेस्टिंग की जाती है। फिर कभी कभी वो जो एक्सप्लोरेशन है वो ड्राई भी हो जाते हैं, सूखे भी हो जाते हैं जब हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू की गई थी साल 2000 में नवंबर के महीने में, और इन तीनों ने मिलकर ये सारा काम किया। और धीरे धीरे करके दोस्तों वहीं पर उसी पर्टिकुलर रीजन में हमें गैस रिजर्व्स मिलते चले गए। कई सारी गैसेस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि कह सकते हैं हमको मिली भी है वहाँ पर, वो भी इस आर्टिकल के अंदर में एक्सप्लेन किया गया है। अब दोस्तों वैसे अगर फाइनल तरीके से काम देखोगे, शुरुआत मैंने आपको बताया टेस्टिंग वगैरह की, खोज की बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने जो पूरी तरह से कमर्शियल अप्रूवल दिया इस डिस्कवरी को लेकर, या यहाँ पे गैस का प्रोडक्शन भी जो शुरू होता है दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है अगस्त 2017 में होती है। और बताया जाता है कि इस फील्ड में लगभग 11.88 मिलियन मैट्रिक बैरल्स ऑफ ऑयल के बराबर यहाँ पर इतना ज़्यादा जो गैस है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, जो पर्टिकुलर रीजन है दिरोक की हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेशली असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकता है। ये जो दिरोक फील्ड है दोस्तों, ये आज के समय पर फेज़ 2 डेवलपमेंट में चल रहा है। फेज़ 1 डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, अब फेज़ 2 डेवलपमेंट में ड्रिलिंग की जा रही है ना, वहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है। वहीं पर हमें नए डेवलपमेंट वेल्स देखने को मिले हैं, 3 नए वेल्स में यहाँ पर एक्सप्लोरेशन चल रहा है। और जो ये डेवलपमेंट है इसका मेन पर्पज़ यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकेंगे, अपने देश की जो डिमांड स्पेशली इस एनर्जी को लेकर वो बढ़ा सकेंगे। जैसे करंट समय पर अगर हम देखें जो गैस का प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, वो 35 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे हो रहा है। जो MSCFD का जो फुल फॉर्म है वो आपको ये देखने को मिलेगा, मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे। तो इतना पर डे के बेसिस पर कैपेसिटी है हमारी। तो अभी जो ये नई डिस्कवरी हुई है, इस डिस्कवरी से ये कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है भाई। नया भंडार मिला है, जब उससे प्रोडक्शन होगा तो जो उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और कैपेसिटी बढ़कर दोस्तों ये लगभग 55 MMSCFD होने वाली है, यानी मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे के हिसाब से। तो 35 से बढ़ के 55 के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ये इंक्रीमेंट होगा इसके प्रोडक्शन में। तो जैसे मैंने बोला, डिस्कवरी जैसी भी है, इससे क्या होगा, इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी की नीड है दोस्तों वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आएगी असम के दिरोक फील्ड से। क्वेश्चन ये भी बन सकता है दिरोक फील्ड कहाँ पर है, तो असम में है, असम में स्पेशली तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। अब दोस्तों भारत की जो एनर्जी मार्केट है ना वो बड़ी भी है। आप ये खुद देखिए, साल 2022-23 के अंदर इंडिया का जो नेचुरल गैस कंजम्पशन है ये लगभग 164.3 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे के हिसाब से था। और इसी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए 164.3 मिलियन मेट्रिक वाला डेटा को अगर हमें इंक्रीज़ करना है, तो इस कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने के लिए हमने वैसे एक टारगेट रखा है, अगर हम 2030 तक इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो लगभग हमें 600 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे के हिसाब से यहाँ पर ये जो नेचुरल गैस है वो चाहिए होगी।
ठीक है, जो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने आएंगे, उन चैलेंजेस को टैकल करना भी हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो गैस फील्ड की डिस्कवरी कहाँ पे हुई है, क्या क्या अमाउंट, जो नंबर्स वगैरह है वो सब एक्सप्लेन किए, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। तो दोस्तों वैसे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब डेटा आपने लिखना है तो परेशान ना होइएगा। ये सभी डेटा दोस्तों मैंने नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दिया है कि क्या क्या डिस्कवरी कहाँ कहाँ पर हुई है, कौन से गैस फील्ड में हुई है, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है वो सब यहाँ पर लिखित में प्रोवाइड करवा दी गई है। पीडीएफ में भी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। देन उसके बाद में आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर पेज नंबर 4 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है। इस आर्टिकल को हम जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में लिंक करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है। आपको पता होगा निपाह वायरस के केसेस हमने पहले भी पढ़े हैं। पिछले साल सितंबर 2023 में काफ़ी चर्चाओं में था। नाउ फिर से दोस्तों केरला चर्चा में आ चुका है। केरला के अंदर में एक लड़का है जिसमें ये निपाह वायरस कंफर्म पाया गया। अभी तक जो केसेस रिसेंटली आ रहे थे कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पर ये कंफर्म पाया गया है, जिसको लेकर अगेन एक अलर्ट जारी कर दिया गया है केरला के अंदर में। ये आप देख पाओगे 15 साल का वो लड़का है जिसको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया है, स्पेशली यहाँ पर कोझिकोडे के एक हॉस्पिटल के अंदर में। जो केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज, वो अभी के समय पर पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो ये वायरस है कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी ना फैल सके। जो भी व्यक्ति के अंदर में कोई लक्षण इस तरीके से नज़र आ रहे हैं उनको बेसिकली क्वारंटीन किया जा सके, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो होने वाला है। बताया ये भी क्या है कि जिस हॉस्पिटल में उस बच्चे को रखा है और उस हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर दिया गया है एक आइसोलेशन ब्लॉक में, जहां पर निपाह के जितने भी पेशेंट्स होंगे दोस्तों उन सभी पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि अब की बार सिचुएशन ये निकल कर आती है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे के अंदर में, उन्होंने इस केस को कंफर्म किया है। अभी तक केसेस में कंफर्मिटी नहीं आ रही थी कि वो कंफर्म है या नहीं है। कई सारे केसेस ऐसे रिजेक्ट भी हो गए थे, लेकिन अब की बार ये केसेस कंफर्म हुआ है, इस वजह से चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं। साथ ही साथ में इस सिचुएशन को देखते हुए 25 कमिटीज़ को बना दिया गया है, जो कि बेसिकली मेन पर्पज़ उनका होगा इस वायरस के स्प्रेडिंग को रोकना। जो डिपार्टमेंट है वो लगातार 24 घंटे ओपन रहेगा इस वायरस को पूरी तरह से निगरानी इस पर रखने के लिए, ताकि हम इसको कहीं से भी स्प्रेड ना होने दें। फिर यहीं पर आर्टिकल में बताया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम हमने फेस की थी साल 2018 में। साल 2018 वो समय था जब केरला के अंदर में पहला निपाह वायरस का केस निकल कर आया था। तब से निपाह के केसेस 4 बार राज्यों में नज़र आ चुके हैं और आखिरी बार जो केस नज़र आया था सितंबर 2023 में, और अब फाइनली फिर से यहाँ पर एक और केस देखने को मिल रहा है जुलाई 2024 के अंदर में। तो इसको लेकर दोस्तों ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 जो हेल्थ का टॉपिक है वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं। लेकिन आप भी सोचोगे इस आर्टिकल में क्या निकल कर आया एग्जाम के लिए, क्या ये पूछा जाएगा केरला के अंदर में भी रिसेंटली कौन सा वायरस देखने को मिला या निपाह वायरस कहाँ पे नजर आया? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो निपाह वायरस के बारे में बनेगा। आपको पता होना चाहिए निपाह वायरस क्या है, कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है। ये होते हैं बेसिक फैक्ट्स जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे जीका वायरस हो, चाहे वो डेंगू वायरस हो, चाहे वो मलेरिया हो। इसको लेकर ऑलरेडी यहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए मेरे साथ यहाँ पर अब ध्यान से हर एक चीज़ को सुनते हुए चलना, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। निपाह वायरस की जब बात करते हैं तो ये एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है। पहला प्रश्न, ये जूनोटिक वायरस क्या होता है? जूनोटिक वायरस वो वायरस होते हैं जो जानवर से इंसान में फैलते हैं। तो निपाह वायरस भी कुछ ऐसा ही है, जो स्पेशली जो हमारा फ्रूट बैट होता है, यानी जो चमगादड़ होते हैं, उससे ये वायरस फैलता है इंसानों के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पे कह सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म है जो कि निपाह वायरस फैलाता है, वो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे वो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड है दोस्तों। यानी कि ये जो वायरस है आपका आरएनए वायरस है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस, और ये पैरामॉक्सीविरोडाई फैमिली से बिलोंग करता है। हेनिपा वायरस इसका पर्टिकुलर जीनस है जिससे ये बिलोंग करता है। एक और वायरस चर्चाओं में रहता है हेंद्रा वायरस। तो हेंद्रा वायरस से काफ़ी मिलता जुलता है निपाह वायरस। क्वेश्चन बन सकता है क्या ये दोनों अलग हैं? तो ध्यान रखिए क्लोजली रिलेटेड है, ये फैक्ट पता होना चाहिए। जब बात करते हैं हम हेंद्रा वायरस की, तो भी ये एक ऐसा इन्फेक्शन है दोस्तों जिसकी वजह से कई बार इंसान की जान चली जाती है। और हेंद्रा वायरस घोड़ों और ह्यूमंस के अंदर में, हॉर्सेस और ह्यूमंस के अंदर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी उनको इन्फेक्ट करता है बेसिकली। अब दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं निपाह वायरस की,
तो ये जो वायरस है सबसे पहली बार मलेशिया के अंदर में, देन उसके बाद में सिंगापुर में देखने को मिला। मलेशिया में 1998 में और सिंगापुर में 1999 में यहाँ पर सबसे पहले पाया गया। और सबसे पहली बार जब इसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों, तो जो डोमेस्टिक पिग्स होते हैं, जो सुअर लोगों ने पाले हुए थे, उनके अंदर में ये वायरस देखने को मिला। देन उसके बाद में डॉग्स, कैट्स, उसके बाद गोट्स, हॉर्सेस, शीप्स, कई सारी जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इनमें भी इस वायरस की जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं दोस्तों यहाँ पर वो देखने को मिली। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस वायरस का ट्रांसमिशन हो रहा था, यानी ये तेज़ी से फैल रहा था। अभी तक आप देख पाओगे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनमें यहाँ पर ये नज़र आ गया, लेकिन प्रश्न ये था कि उन डोमेस्टिक एनिमल में ये निपा वायरस आया कहाँ से। जब और रिसर्चेस करते हैं तो पता चलता है ये वायरस की शुरुआत ही होती है एक चमगादड़ से, फ्रूट बैट से। फ्रूट बैट कह लो या फ्लाइंग फॉक्सेस कह लो, ये वो चमगादड़ है जो कि टेरोपस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये वायरस फैलता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, चमगादड़ कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर में बहुत सारे प्रकार के वायरसेस पाए जाते हैं। और ये जो निपा वायरस है, ये निपा वायरस का भी जो नेचुरल रेजर्वॉयर है, नेचुरली जिसके अंदर पाया जाता है दोस्तों, वो ये चमगादड़ ही है। और केवल निपा वायरस नहीं, हेंद्रा वायरस भी इन्हीं चमगादड़ के अंदर पाया जाता है। अब ये वायरस चमगादड़ में प्रेजेंट कहाँ पे होता है? उनके यूरिन के अंदर में प्रेजेंट होता है, उनके मल में, उनके लार में, जो बर्थिंग फ्लूइड्स होता है दोस्तों, यहाँ पर इन सब चीज़ों में ये वायरस प्रेजेंट होता है और यहीं से ये ट्रांसमिशन भी होता है। समझ गए? अब क्वेश्चन यह है कि ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो ये फोटो देखो दोस्तों, इसमें और बढ़िया तरीके से आपको क्लियर होगा। जब बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो ये देखिए, ये है आपका नेचुरल होस्ट जिसके अंदर में नेचुरली ये वायरस प्रेजेंट है। अब इस चमगादड़ ने क्या किया, मान लो यहाँ पर इस चमगादड़ के कांटेक्ट में आ गया था एक पिग, तो पिग में पहली बात ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो अब पिग भी इन्फेक्टेड हो गया। तो ये जो दोनों के दोनों इन्फेक्टेड हैं, ये क्या कर सकते हैं, एक इंसान को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लो पेड़ों पर फल वगैरह लगे हुए हैं, है ना, उसके कांटेक्ट में कोई चमगादड़ आया है, तो चमगादड़ ने उसको थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लिया है या खा लिया है, और वही फ्रूट यहाँ पे अगर इंसान के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाए तो उसके अंदर ये बीमारी फैल जाएगी। फिर ये पर्टिकुलर व्यक्ति यहाँ पर दूसरे इंसानों में बीमारी फैलाएगा। तो कह सकते हैं यही एक जूनोटिक वायरस होता है, जहाँ पर जानवर से इंसान में और फिर इंसानों से बाकी इंसानों में यहाँ पर ये वायरस फैलना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पर कोविड था। इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या होंगे। तो लक्षण की जब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बुखार सबसे तेज़ होगा, सर में दर्द होने लगेगा, सर चकराने लगेगा, मेंटल कन्फ्यूजन होने लगेगी, और अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड करवाया जाए तो वो इंसान कोमा में जा सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। अब क्वेश्चन यह है कि इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे यहाँ पर इसको रोका जा सकता है। वैसे करंट समय पर कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ना ही ह्यूमंस के लिए ना ही एनिमल्स के लिए, जहाँ पर हम इनको वैक्सीन दे के बचा सकें। तो इसके बजाय, वैक्सीन के बजाय, जब कोई ट्रीटमेंट है नहीं तो एक इंटेंसिव सपोर्ट केयर दिया जाता है। जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं पहले उनको टारगेट किया जाता है कि भाई ऐसे लक्षण को पहली बार टारगेट करके ख़त्म किया जाए। लक्षण खत्म हो गए, ऑटोमेटिकली बीमारी कमज़ोर होगी बॉडी के अंदर में। समझ गए? तो इस तरीके से करंट समय पर ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी वजह से कंसर्निंग सिचुएशन है, और ये मैंने आपको बताया कि सिचुएशन थोड़ी गंभीर यहाँ पर बताई जा रही है, स्पेशली केरला के अंदर में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे दोस्तों अभी हम लोगों ने निपा वायरस के बारे में पढ़ा, है ना, फिर उसके बाद में असम के नए गैस फील्ड के बारे में पढ़ा। तो ये आर्टिकल चर्चाओं में है। इन आर्टिकल से रिलेटेड आपको सारे जो नोट्स हैं, डेटा है, वो भी सब मैं आपको शो कर रहा हूँ। वही सारा डेटा, वही सारे नोट्स आपको प्रिंटेड फॉर्म में, एक रेडीमेड फॉर्म में मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको लिखने की कोई झंझट नहीं है। केवल PDF आपने अच्छे से पढ़ना होगा रात में सोने से पहले। बाकी वीडियो मॉर्निंग में देख लो, फिर उसको थोड़ी देर बाद PDF रिवाइज कर लो, काम खत्म। आपके करंट अफेयर के बहुत सारे डेटा यहीं से कवर हो जाता है। और इस ग्रुप में दोस्तों जो आपको तैयार करके PDF दिया जाता है वो प्रिंटेबल फॉर्म का है, चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लो। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल है। दूसरी बात, इस ग्रुप के अंदर में रॉ भी यहाँ पर ये जो कंटेंट है वो पड़ा हुआ है, तो जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा करंट अफेयर का कंटेंट सिक्योर है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी दिन कुछ रह गया है, नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन आपके नोट्स डेली बेसिस पे तैयार होते हुए चलेंगे। और दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं।
ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और ऑप्शन है आपके पास में, वो है डेमो वीडियो का। आपको डेमो वीडियो का लिंक दिया जाएगा, पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा कि मुझे कहाँ पर क्या क्या फ़ायदे होंगे, अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, फिर संतुष्ट होने के बाद ही जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं नाउ दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 8 पर आपको एक और टॉपिक मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ अभी आपने यूपीएससी के अंदर में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, स्पेशली जो एक अभी आईएएस पूजा खेदकर है उसकी वजह से जो ये दिक्कतें पैदा हुई दोस्तों, उसकी वजह से एक और आर्टिकल आज चर्चाओं में। अब देखिए थोड़ा मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आईएएस पूजा खेदकर का केस क्या था वो तो मैंने आपको समझा रखा है। फिलहाल अभी के लिए यूपीएससी ने भी उसके खिलाफ एक्शन लिया है और एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई है, पद से हटा दिया गया है। तो वो जो पूजा खेदकर हैं उन्होंने अलग अलग फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया है ना। उसके अलावा अपने आप को मेंटल इल या फिर कह सकते हैं अपनी डिसेबिलिटी को दिखाया, डिसेबिलिटी के फेक सर्टिफिकेट्स जनरेट करवाए और उन्हीं फेक सर्टिफिकेट के बेसिस पर यूपीएससी में सिलेक्शन लिया। जब जब मेडिकल के लिए बुलाया गया सारे मेडिकल एग्जाम को स्किप कर दिया गया। उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर आईएएस का पद मिला और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये पूजा खेडकर का सिलेक्शन हुआ था इसमें 821वीं रैंक यहाँ पर उसको दी गई थी और 821वीं रैंक में यहाँ पर सीधा आईएएस में एंट्री हुई। और प्रॉब्लम यह है कि एक बार कोशिश की नहीं हो पाया, फिर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाया और दोस्तों एक बार डिसेबिलिटी को चेंज भी किया गया और डिसेबिलिटी को चेंज करने के बाद भी यहाँ पर आप कह सकते हैं वो पकड़ में नहीं आई। विजुअली इम्पेयर्ड से हियरिंग लॉस करवा दिया, मेंटल इलनेस, इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए, नाम, एड्रेस, माता पिता का नाम, जितने भी आईडी थे, सिग्नेचर, सब के सब फेक जनरेट करके यहाँ पर अपना सिलेक्शन लिया। कहोगे सर ये सब बातें तो पता है, हमें क्यों बता रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर एक तो हो गई कहानी पूजा खेदकर की, दूसरी कहानी यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर जो एक प्योर टैलेंट है कार्तिक कंसल, ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये भी एक डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं दोस्तों। 28 साल के यहाँ पर ये व्यक्ति हैं, 28 साल के ओल्ड साइंटिस्ट हैं, स्पेशली एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिनका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रियल में क्रैक किया है अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी यूपीएससी ने इनको सेलेक्ट नहीं किया। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है दोस्तों, उन्होंने डिनाई कर दिया इनको सर्विस देने से। जबकि यहाँ पर पूजा खेदकर की बात कर रहे थे, उसकी रैंक केवल 821 थी दोस्तों। और यहाँ पर जो ये मिस्टर कंसल हैं, ये आप देख पाओगे 2021 वाला जो एग्जामिनेशन हुआ था यूपीएससी का, उसमें अपीयर हुए और अपीयर होने के बाद में दोस्तों 271 रैंक आई थी इनकी, 271वीं रैंक। और 271वीं रैंक आने के बावजूद भी इनको कोई भी सर्विस अलॉट नहीं की गई, सर्विस देने से मना कर दिया। यार थोड़ा सा मतलब खुद पढ़ के भी इसको कि मैं खुद बहुत दुखी हुआ, तो आप में भी ऑब्वियसली बात है ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो वो व्यक्ति जो यहाँ पर 4 बार सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक कर चुका, उसको कोई सर्विस नहीं मिली। अब जब उसने ये सब कुछ देखा तो व्यक्ति वो खुद गए कहाँ पर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास में, तभी तो ये मुद्दा सामने आया दोस्तों। और इस ट्राइब्यूनल के अंदर में मैटर दर्ज करवाया और बोला कि देखिए सिलेक्शन मेरा हुआ है, मुझे रैंक मिली है, बट यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का क्या कहना है ये सुनिए। डीओपीटी यहाँ पर ये कहता है कि जो ये कैंडिडेट है, कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस। वो किसी सर्विस के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर नहीं फॉलो कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से गुजर रहे हैं, जहाँ पे मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, आपको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कह दिया गया यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के माध्यम से। जबकि दोस्तों इनकी रैंक बहुत अच्छी थी, उसके अलावा एक पिटीशन वगैरह डाली गई और पिटीशन के अकॉर्डिंग पता चला कि ये व्यक्ति एलिजिबल थे उस समय पर और इनको इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स दिया जा सकता था, लेकिन वो तक नहीं दिया गया। ये वो व्यक्ति हैं जो साइंटिस्ट हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर चुके हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं लगभग 12 साल की उम्र से। अपने आप को सब कुछ करना सिखाया, मसल्स वीक होने के बावजूद भी यहाँ पर लिखना सिखाया, क्योंकि मसल्स जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक भयानक प्रॉब्लम है, या आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सब कुछ इन सब प्रॉब्लम से लड़कर आए सामने। उत्तराखंड के रहने वाले ये व्यक्ति हैं
और ये ग्रेजुएट हुए सीधा IIT से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरकी से दोस्तों। और क्या चाहिए। और ये सही बात है यार, यहाँ पे सवाल उठता है, एक तरफ यहाँ पर पूजा खेदकर सारे फोर्स डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने के बाद में, उसके अलावा मेडिकल बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसको फेल करने के बाद वहाँ पे अपीयर ही नहीं हुई, उसके बावजूद भी सिलेक्शन मिल जाना, और यहाँ पे हर एक चीज़ को फुलफ़िल करने के बाद में भी यहाँ पर सिलेक्शन ना मिल पाना, बड़ी प्रॉब्लम है। डेफिनेटली इस पर सुनवाई होनी चाहिए, इस मैटर को देखना चाहिए, क्योंकि मैटर पहुँच चुका है CAT के पास में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और CAPT ने यहाँ पर बोला है इस पिटीशन की हम सुनवाई करेंगे अगस्त के महीने में। अगस्त को यहाँ पर हम सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बताने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट महीने इसकी सुनवाई होने वाली है, ठीक है। क्योंकि यार एक देखो बात सिंपल सी है, वो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम की वजह से ही तो यहाँ पर अगर आप कह सकते हैं फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी नहीं है, आपने ये तो बोल दिया, लेकिन वो व्यक्ति का क्वालिफिकेशन क्या है, उसने खुद यहाँ पर UPSC क्रैक किया है, वो बैठा है, कोई बात नहीं, देख सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, और क्या चाहिए। आप IRS जो पोस्ट, स्पेशली इंडियन रेवेन्यू सर्विस की पोस्ट, ये इनको दी जानी चाहिए थी, और ये एलिजिबल भी थे, जैसे मैंने आपको बताया पिटीशन में पता चला कि एलोकेट किया जा सकता था इनको, लेकिन नहीं किया गया, पता नहीं क्यों। और डेफिनेटली यहाँ पर यही हमारी मांग रहेगी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है उनको अपनी ये जो मिस्टेक है उसको सुधारना चाहिए, उसको करेक्ट करना चाहिए। खैर जो भी होगा वो सब कुछ यहाँ पे आगे जैसा भी अपडेट आएगा वो सब कुछ मैं आपके साथ में दोस्तों डिस्कस करूँगा। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, आखिरकार ये प्रॉब्लम जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो होती क्या है। तो दोस्तों इसको हम DMD बोलते हैं, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है, बहुत कम लोगों में यहाँ पर नज़र आती है, और स्पेशली यहाँ पर जीन से रिलेटेड है, जिसमें स्पेशली होता यहाँ पर यह है कि जो हमारी मसल्स हैं, हमारी बॉडी की जो मांसपेशियाँ हैं वो डिस्ट्रोफिन नहीं बना पाती, और इन मांसपेशियों का डिस्ट्रोफिन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि डिस्ट्रोफिन दोस्तों एक ऐसा एंजाइम है जो आपके मसल्स की प्रॉपर वर्किंग को सपोर्ट करता है। तो अगर यही नहीं बनेगा तो मसल्स वीक हो जाएंगी। तो वही प्रॉब्लम होती है इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी, कि हमारी मसल्स डिस्ट्रोफिन नहीं बना पाती। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है केवल और केवल मेल चिल्ड्रन में ही नज़र आती है ना, मेल चिल्ड्रन, यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है आपसे। और ये डिस्ट्रोफिन के ना होने की वजह से, क्योंकि डिस्ट्रोफिन बनना चाहिए था, अगर ये नहीं बना है तो इससे आपके मसल्स डैमेज हो जाएंगे, मसल्स में कमज़ोरी हो जाएगी, व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ेगी शुरुआती तौर पर ही, और हो सकता है प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाए उम्र से पहले। ये एक बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है। अब बात आती है कॉमन सिम्टम्स की, मसल डिस्ट्रॉफी में क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, मसल्स कमज़ोर रहेंगी, साथ ही साथ में शुरुआती तौर पर जो लेग्स वगैरह हैं, है ना, जो पैर हैं, पेल्विस है, वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। फिर वही इफेक्ट सीधा आपके हाथों में जाने वाला है, फिर गर्दन में जाएगा, फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी सभी मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी, जिससे एक इंसान फिर चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, कूद नहीं सकता, ना सीढ़ियाँ चढ़ सकता। एक जगह पर लेट जाए तो यहाँ पर उठने में दिक्कत होगी, बैठ जाए तो वहाँ से यहाँ पर हिलने में दिक्कत होती है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स एक व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं इस प्रॉब्लम में। अब बात आती है यहाँ पर प्रेवलेंस की, कितने केसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्या गंभीरता है इसकी। अगर आप देख पाओगे 2020 की एक स्टडी है, और उस स्टडी के तहत यहाँ पे पता चला है दोस्तों कि मेल्स में अगर हम बात करेंगे तो 1 लाख मेल्स में से 7.1 केसेस यहाँ पे नज़र आए इसके। फिर उसके बाद जनरल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 1 लाख जनरल पॉपुलेशन में से 2.8 पर केसेस निकल कर आ रहे हैं हर 1 लाख में से, तो वो डेटा यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इसको थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो वैसे आप देख पाओगे 80,000 केसेस भारत में नज़र आ रहे हैं इसके, और जापान के अंदर में 5,000 के आसपास पेशेंट्स प्रेजेंट हैं इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। सवाल यह है क्या कोई इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। देखिए वैसे तो कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है इसका DMD का, लेकिन मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर मैंने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था जहां पर जापान और इंडिया दोनों मिलकर एक ट्रीटमेंट बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों देशों में ही बहुत सारे केसेस हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। ठीक है, तो इस ट्रीटमेंट में लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कुछ नए ट्रीटमेंट्स लेकर आए गए। वो ट्रीटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एडिशनल चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि अब हर एक चीज़ को आपस में जोड़ के पढ़ सकें, क्योंकि मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ दोस्तों। ये लास्ट ईयर का आर्टिकल है, मैंने इसको सेव करके रखा हुआ था। इंडिया और जापान के जो रिसर्चर्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं एक ट्रीटमेंट इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए। वो ट्रीटमेंट कैसे काम करेगा मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। और ये आज वाला आर्टिकल है दोस्तों जो अभी हमने डिस्कस किया, दोनों को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो प्रॉब्लम क्या है, अभी तक ट्रीटमेंट नहीं था वो हमको समझ में आ गया, लेकिन ट्रीटमेंट क्या बनाया जा रहा है ज़रा ये भी समझिए दोस्तों। इस ट्रीटमेंट के अंदर में एक फूड एडिटिव का यूज़ किया है। आप खाना खाएंगे एक सप्लीमेंट दे दिया जाएगा आपको, उसका नाम है बीटा ग्लूकन।
ये बीटा ग्लूकन कहाँ से लाया जाएगा दोस्तों? यीस्ट, जैसे बैक्टीरिया होता है, यीस्ट होता है, तो यीस्ट की हम बात कर रहे हैं। एक यीस्ट का नाम है एरोबैसिडियम पोल्युलेंस। तो इसी का जो N163 स्ट्रेन है, इसमें से बीटा ग्लूकन निकाला जाएगा और इस बीटा ग्लूकन को एज अ सप्लीमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने की लंबी स्टडी चली है जहाँ पर 27 बच्चे जो इसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से गुजर रहे थे उनके अंदर ट्रीटमेंट किया गया और इसी रेगुलर ट्रीटमेंट के बेसिस पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था दोस्तों, उन सभी की उम्र 3 साल से ज़्यादा थी। उन सबको यह बीटा ग्लूकन दिया गया एज अ फूड सप्लीमेंट। ये सब यहाँ पर दिया गया उनको। और बीटा ग्लूकन देने की वजह से क्या रिजल्ट आया दोस्तों? उनकी जो मसल्स में कमजोरी नजर आ रही थी या मसल्स डैमेज हो रहे थे, वो कम होना शुरू हुए। यानी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो गई, मसल्स में कमजोरी कम होनी शुरू हो गई, मसल्स कम डैमेज हो रहे थे। तो ये यहाँ पर सुधार देखने को मिला। उसके अलावा प्रॉब्लम ये थी, क्वेश्चन उठ रहे थे क्या ये सही रहेगा, क्योंकि बॉडी पे, पूरे बॉडी पे इम्पैक्ट करने वाला है। तो एक रिसर्च में ये भी पता चला इसका कोई भी बुरा रिएक्शन नहीं है दोस्तों। इसका ट्रीटमेंट में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही लीवर पर ना ही किडनी पर। तो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो एक सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है? एक फूड एडिटिव है जिसका नाम है बीटा ग्लूकन। अब ये जो बीटा ग्लूकन है ये है क्या? एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स शुगर है दोस्तों, जिसके अंदर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, सूजन को रोकेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगी। ये सभी प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर बीटा ग्लूकन में हमको नजर आती हैं। ठीक है, चलिए, बाकी मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे इंपैक्ट पड़ता है एक शरीर के ऊपर में, और उसके बाद में दिक्कतें कैसे कैसे पैदा होने लगती हैं। क्योंकि शुरुआती तौर पर बच्चे में हो जाता है ये, क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ है, जीन की इशू की वजह से। देन उसके बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चलेगा, प्रॉब्लम्स ये बढ़ती चलेंगी, उठना बैठना उसका और ज़्यादा कमज़ोर होता चले जाएगा। समझ गए? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। बाकी दोस्तों आते हैं आज के साइंस एंड टेक के पेज पर। आपको पता होगा आज संडे है, संडे में ज़्यादातर लोग न्यूज़पेपर को मिस कर देते हैं, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा संडे का न्यूज़पेपर कभी मिस मत किया करो। साइंस एंड टेक के रेलिवेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे यहाँ पर बात हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। रेलिवेंट टॉपिक आज ज़्यादातर डिजीज़ ही चर्चा में, हर एक आर्टिकल आप देख पाओगे। और साइंस एंड टेक में बराबर में ही कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, वो भी सब ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड हैं। ज़्यादातर संडे का न्यूज़पेपर ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, डिस्कशन करना बनता है तो करेंगे भी। लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कल चैनल एनालिटिक्स मैंने देखा, कई सारे लोग ऐसे हैं जो केवल पढ़ते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को यार सब्सक्राइब भी किया करो। हमारे चैनल पर अभी के समय पर 5,42,000 या 43,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। जल्दी यहाँ पर 600 के सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो मेक श्योर करो यार, जो 6 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट है वो हम जल्द से जल्द अचीव कर पाएँ। बाकी वैसे टारगेट हमारा बहुत बड़ा है, 1 मिलियन तक का टारगेट है। खैर एनीवे, आप लोगों को बस खाली याद दिला रहा हूँ ताकि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, यहाँ पर बात हो रही है प्रेवलेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ट्रिपल्ड, इन्फेक्शियस डिजीज़ डबल्ड। क्या हो रहा है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो केसेस है दोस्तों, वो दुनिया भर में बढ़ते हुए नजर आए। ये बीमारियाँ बढ़ती हुई नजर आई हैं, वो बेसिकली इस आर्टिकल में समझाया गया है। तो ये मैं एक बार ये फोटो जूम कर देता हूँ, इसी फोटो में आपका पूरा काम हो जाएगा। हर एक पॉइंट यहीं पर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बोलते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ भी होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो फैलती नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, डायबिटीज़ हो गया, वो सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये साल 1995 में हर 1000 में से 8.6 व्यक्ति को हुआ करता था। ये नंबर बढ़ गया 2018 तक। 2018 में अगर हम देखेंगे तो हर 1000 में से 30 इंसानों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो चुकी है। अभी बताऊंगा उसके पीछे का कारण वगैरह क्या, सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ के केसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो बीमारियां हैं, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन कौन से स्टेट्स में नज़र आ रही हैं? सबसे पहले आता है केरला। केरला में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। उसके अलावा पुडुचेरी है, देन आंध्र प्रदेश है, देन गोवा, देन तमिलनाडु, देन उसके बाद में पंजाब। ठीक है, बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको नज़र आएंगे, जहाँ पे हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय है, तो यहाँ पर आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रॉब्लम थोड़ा कम है ना। ये बीमारियाँ वहाँ पे कम देखने को मिलती हैं, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा रिलेटेड हैं। अब थोड़ा सा डाइट का भी यहाँ पर फ़र्क होता है दोस्तों, बट सदर्न स्टेट्स के अंदर में ज़्यादा ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको नज़र आएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर ज़्यादा एजिंग हो चुकी है, लोगों की उम्र बढ़ चुकी है। पॉपुलेशन बहुत पहले ही यहाँ पर सदर्न स्टेट्स ने अपने कंट्रोल करके रखी है, आपको याद होगा।
तो बढ़ती हुई उम्र है, उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो ये प्रॉब्लम्स दोस्तों यहाँ पर साथ ही साथ में बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते चलोगे, दिक्कतें आपकी बॉडी के साथ में शुरू हो जाएंगी। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन है दोस्तों, ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। ध्यान से सुनना, वेमेन में ज़्यादा होता है, पुरुष में कम होता है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ भी आपको नज़र आएगी। बट ये जो बीमारी बड़ी है, लंबे समय से ये महिला और पुरुष में बराबर तरीके से बढ़ती हुई नज़र आई 2014 तक। तो वो यहाँ पे समझाया गया। अब इस आर्टिकल में क्या पढ़ सकते हो आप यार एग्जाम के लिए? ये कोई नंबर ध्यान रखने की चीज़ है? इतना ध्यान रखने की चीज़ नहीं है दोस्तों। यहाँ से कुछ ऐसा डेटा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन बना एग्जाम के अंदर में, तो आपको बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आपसे ये कारण भी पूछा जाएगा ना कि बताइए प्रॉब्लम है तो क्यों है, क्या समझते हैं आप इससे। चलिए वो समझते हैं, क्योंकि आर्टिकल में नहीं मेंशन्ड है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारी होती क्या हैं। ये वो बीमारियां हैं जिसमें हार्ट डिजीज़ हो गई, आपके दिल से रिलेटेड बीमारियां हो गई, स्ट्रोक हो गया, कैंसर, डायबिटीज़ या क्रोनिक लंग डिजीज़ हो गई। और दुनिया भर में 70% मौतें दोस्तों इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम केसेस की बात करेंगे, तो इस प्रकार की एनसीडी की बीमारियां लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। उसके पीछे का कारण है तंबाकू। अभी तंबाकू खाने से कई बार क्या होता है, कैंसर हो जा रहा है। प्लस अल्कोहल का हार्मफुल तरीके से यूज़ करना, या आपकी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेना, अनहेल्दी डाइट खा रहे हो, शुगर वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो ये भी तो रीज़न बन सकता है डायबिटीज़ का। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है। और दोस्तों केवल खान पान ही नहीं, उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी ना करना। केवल हम बैठे हुए हैं एक जगह पर और अपना खाना खा लिया, फिर वापस बैठ गए, खा लिया, फिर वापस बैठ गए, फिर सो गए, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना भी एक रीज़न बन सकता है। ओवरवेट, फिर क्या होगा, जब बैठे बैठे रहोगे तो मोटापा बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इससे भी यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। सवाल यह है, अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रही है तो बढ़ने तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं दोस्तों, इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ज़रा ये समझते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली बात, दुनिया भर में जो भी रिस्क फैक्टर हैं, या तंबाकू की वजह से, या शराब की वजह से, या अनहेल्दी डाइट, या फिजिकल इनएक्टिविटी, या इवन एयर पोल्यूशन भी हो गया, इसकी वजह से जो मृत्यु हो रही है दोस्तों, हर 10 में से 7 लोगों की जान जा रही है इन कारणों की वजह से। ये थोड़ा सा कंसर्निंग सिनेरियो है, यहाँ पे सुधार करने की हमें ज़रूरत है। और इंडिया को लेकर डेटा क्या बोलता है ज़रा ये समझते हैं। एक स्टैटिक डेटा क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। तो डेटा एनालिसिस में जो एक स्टडी रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि इंडिया के अंदर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जब सिनेरियो देखते हैं, तो वो साल 1990 से लेकर 2016 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो वो बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई है। 1990 में 37.9% के आसपास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के केसेस हुआ करते थे, जबकि 2016 में ये केसेस बढ़कर 61.8% के आसपास हो गए। समझ गए? अब यहीं पर दोस्तों बताया यह भी जाता है कि 4 बड़े बड़े नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ केसेस आपको नजर आएंगे। मतलब 4 ऐसी सबसे बड़ी बीमारियां एनसीडी में, वो आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, दिल से रिलेटेड बीमारियां हैं। एक तो पहला हो गया दिल से रिलेटेड बीमारियां, फिर उसके अलावा दूसरा कैंसर, तीसरा रेस्पिरेटरी डिजीज़ और चौथी डायबिटीज़। यही 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो इंसानों की जान ले रही हैं। सवाल यह है, इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को लेकर क्या किया जाए? दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में सबसे अच्छी बात है, इसको ठीक किया जा सकता है। आपको डायबिटीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तंबाकू खा रहे हैं तो उसको छोड़ सकते हैं, शराब पी रहे हैं छोड़ सकते हैं। तो लार्जली प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, लेकिन इसके लिए एक कठोर कदम लेना होगा। और देखो ये एक हार्ड कदम लिया जा सकता है यार आराम से। देखो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा मन हमारे वश में नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि हम कई बार देख रहे होते हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, तंबाकू का पैकेट है, उस पर लिखा हुआ है यहाँ पर कैंसर हो सकता है, फ़ोटोज़ वगैरह बनी हुई, उसके बाद भी कंज्यूम हो रहा है। यह है वीक विल पावर। अब उसी कमज़ोर विल पावर की वजह से यहाँ पर आप उसको बार बार कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपका एडिक्शन बन गया है। मजबूत विल पावर दोस्तों यहाँ पे करनी होगी, वो चीज़ें ध्यान लगाकर, आपका जो मेडिटेशन है उससे भी यहाँ पर बनती है। क्योंकि फिर आप अपने मन को रास्ता दिखाने लगते हैं कि भाई मुझे ये करना है तो करना है। ऐसा नहीं है आप अपने मतलब मन के हिसाब से चल रहे हैं, आपको पूरा जो ब्रेन है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा मुझे ये करना है तो वह करना है। और फिर ऐसा नहीं कि होता नहीं है, ऐसा हो जाता है, थोड़ा हैबिट बनानी होती है। हम सबकी हैबिट ख़राब है, तो थोड़े दिनों बाद यहाँ पर क्या कर लेंगे, हैबिट को डेवलप कर लेंगे, तो उसी स्तर पर दोस्तों वो जो दिमाग है वो चलने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको अंदर से यहाँ पर एक जो
अंदर जो आपके मन बैठा है ना, आपका जो पोटेंशियल है वो बाहर निकालना पड़ेगा। आप कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते, ये सबके साथ होता है। खैर एनीवे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अभी आते हैं यहाँ पर। तो बताया जा रहा है अगर हम ट्रीटमेंट अच्छे से ले लें, वही विल पावर को इम्प्रूव कर लें, अल्कोहल, टोबैको, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचें, तो मिलियंस ऑफ लोगों की जान बचाई जा सकती है 2030 तक। समझ गए। बाकी अगर इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रॉपर अगर हमें मैनेजमेंट करना है, तो वो मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन बीमारियों को डिटेक्ट करना है, इनकी स्क्रीनिंग करनी है, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना होगा। यहीं पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है दोस्तों। WHO का मिशन है कि एक लीडरशिप प्रोवाइड करवाना, है ना, कुछ एक्शंस लेने के लिए यहाँ पर गुहार लगाना कि भैया तुरंत इसको लेकर एक्शन लीजिए। अर्जेंट गवर्नमेंट एक्शन की ज़रूरत है अगर हमें यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ख़त्म करना है, तो सरकार को ही बीच में आना होगा। ठीक है, आगे आते हैं ना दोस्तों। इसी के बगल में एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपको नजर आएगा। फिर से हम GS पेपर नंबर 2 हेल्थ से लिंक करेंगे। स्नेक बाइट, सांप के काटने की वजह से भी इंडिया में बहुत सारी मृत्यु होती हैं। आज यार पूरा न्यूज़पेपर ऐसे ही भरा हुआ है, मैंने तब ध्यान नहीं दिया, अब पढ़ते पढ़ते ध्यान आ रहा है। तो देखो, जो स्पिटिंग कोबरा होता है ना, जो अपने जो जहर है उसको तेज़ी से छोड़ता भी, आपने कई बार फोटोज़ वगैरह देखे होंगे। तो स्पिटिंग कोबरा का जो विनोम है, जो उसका जो जहर है, वो बहुत खतरनाक होता है, एक इंसान की जान ले सकता है। अब कोबरा ऑब्वियस सी बात है यार, वेनोमस स्नेक है, तो यहाँ पर उसके जहर को काटने के लिए एक एंटी विनोम रेडी किया गया है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि सांप का जो जहर था, स्पिटिंग कोबरा का स्पेशली, उसके मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया गया, और स्टडी करते हुए हमको ये पता चला कि एक दवाई है और उसका नाम है हैपेरिनॉइड्स। ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर बेसिकली हैपेरिन प्रेजेंट है। तो हैपेरिन नाम की जो चीज़ है दोस्तों, ये आपको जहर से बचा सकती है, क्योंकि कोबरा का जो ये विनोम होगा, ये आपके बॉडी में गलती से भी अगर एंटर कर गया तो वो आपके लोकल टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है। और स्टडी ने यहाँ पर एक स्टडी की गई अलग अलग सेल्स के ऊपर में, चूहों के ऊपर स्टडी की गई, और यहाँ पर ये पता चला जो हैपेरिन है, ये जो इस दवाई में प्रेजेंट होगा हैपेरिन, ये क्या करेगा, ये आपके बॉडी में कोबरा के उस काटने को लेकर एंटीबॉडी डेवलप कर देगा। यानी कोबरा जो काटता है बॉडी के अंदर में, अब जहर फैल रहा है, उसी जहर के प्रति एंटीबॉडी बन जाएगी, एंटीबॉडी उस जहर को मात देगी। समझ गए। तो ये जो कंपाउंड्स है दोस्तों, ये जो हैपेरिन तैयार किया गया है या फिर जो हैपेरिनॉइड है, ये अप्रूव्ड ड्रग्स हैं। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको लेकर कोई रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप देख पाओगे ज़्यादातर जो वैक्सीन्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर उनको ठंडा करके रखना होता है, तो उसके लिए अलग से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर ठंडा नहीं रखोगे तो बेकार हो जाएगी या उसकी एफिशिएंसी लेवल कम हो जाएगी। तो ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, जो स्पेशली जहर को काटने के लिए बनाई जाती है, उनको ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में ही रखना पड़ता है। लेकिन जो ये हैपेरिनॉइड है दोस्तों, इसको हम रिमोट फुल रीजन में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पे कोई भी रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये इसका एक सबसे प्लस पॉइंट है। बिना रेफ्रिजरेशन के सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ना हो। रिमोट रीजन से ज़्यादातर गाँवों में यहाँ पर केसेस आते हैं कि भाई सांप ने काट लिया है ना, तो वैसे केसेस को यहाँ पर टैकल किया जा सकता है दोस्तों। तो ये है हमारा आर्टिकल, लेकिन ये आर्टिकल की समाप्ति नहीं हुई। इस आर्टिकल में बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है जो कि आपको पता होना चाहिए, यानी कि बियॉन्ड द आर्टिकल से हटकर। तो यहाँ पे सबसे पहली केस हम जानेंगे स्नेक बाइट के बारे में, कि स्नेक बाइट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर दूसरी चीज़ दोस्तों हम बात करेंगे हैपेरिन के बारे में। ये दो रेलिवेंट चीज़ें हैं, समझते हैं। पहले दोस्तों ये समझो कि स्नेक बाइट आज के समय पर कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा बर्डन है स्नेक बाइट के केसेस का। दुनिया में सबसे ज़्यादा ये वाले केसेस भारत में आते हैं, और सबसे ज़्यादा मृत्यु भी दोस्तों इंडिया से ही होती हैं। स्नेक बाइट एनवेनमिंग इसको बोलते हैं, एक जानलेवा बीमारी। सांप के काटने की वजह से जो जहर आपके बॉडी में फैलता है, उसकी वजह से जान जाना, उसी को हम स्नेक बाइट एनवेनमिंग का नाम देते हैं। और स्नेक बाइट के सबसे ज़्यादा केसेस आपके अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, ओशियाना, लैटिन अमेरिका से नज़र आते हैं, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ जो लोग हैं, स्पेशली गांव वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर वो एग्रीकल्चर वगैरह पे डिपेंडेंट हैं, खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर उनके साथ में ही ये स्नेक बाइट के केसेस हमको नज़र आते हैं। फिर बात आती है इम्पैक्ट की। दोस्तों कई सारे जो स्नेक बाइट विक्टिम्स हैं, यानी जिनको सांप ने काट लिया होता है, जो वो पीड़ित हैं उस प्रॉब्लम से, वो ज़्यादातर केसेस आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ में नज़र आएंगे, और वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से यहाँ पे गुजर रहे होते हैं। ठीक है, अब उनके साथ में या उनको देखना बंद हो जाएगा, या प्रॉब्लम बॉडी में जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं उस जहर की वजह से, अगर वो बच भी गया इंसान तो। बाकी डेथ की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक चौंकाने वाला डेटा है
डेटा ये बोलता है कि अराउंड लगभग 81,410 यानी 81,410 से लेकर 1,37,888 लोगों की हर साल जान जाती है स्नेक बाइट की वजह से। तो हर साल इतनी जान जाना, और इसमें से 50% जान केवल भारत से जा रही है दोस्तों। तो ये हमारे लिए भी यहाँ पर एक कंसर्निंग सिचुएशन है। तो स्नेक बाइट का पूरा मैटर क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि स्नेक बाइट दोस्तों एक प्रकार की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज भी है, एक ऐसी बीमारी जिसके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको एक ध्यान की ज़रूरत भी है, जिसको लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। ये वो बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं डेवलपिंग रीजन में, जहाँ पर लगातार डेवलपमेंट चल रहा है, ज़्यादा बढ़िया स्थिति नहीं है उन देश की। ठीक है, अब ये बीमारियां दो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल जो डिजीज़ वाली बीमारियां हैं, ये अलग अलग पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासिटिक वॉर्म्स, इनकी वजह से यहाँ पर फैलती हैं। ठीक है, अब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आपका स्नेक बाइट, एनवर्मेशन आ गया जो मैंने आपको बताया, स्केबीज, यॉज, लेशमेनेसिस, चेगास डिजीज़, ये सभी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हमने एक दवाई तैयार की है हेपेरिनॉइड। ठीक है, तो ये उसमें हेपरिन प्रेजेंट होता है। ये हेपरिन होता क्या है दोस्तों, जो आपको कोबरा के काटने से बचा सकता है। तो हेपरिन का जो इंजेक्शन है ये प्रकार का एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट मतलब ये आपके खून को पतला कर देता है। इसको हम कई बार ब्लड थिनर भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग होती है, आपका जो ब्लड वेसल है, मान लो यहाँ पर एक ब्लड वेसल है और इसके अंदर में यहाँ पर आपका खून बह रहा है। ठीक है, ये जहर फैल गया क्या पहले ही उल्टा उल्टा बना दिया, तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे हमारे जो ब्लड वेसल्स के अंदर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है दोस्तों, कई बार क्या होता है में क्लॉटिंग हो जाती है, खून जमने लगता है। अब क्लॉटिंग कई सारी कारण की वजह से हो सकती है, चोट की वजह से होती है, बीमारी की वजह से हो जाती है, तो इंजरी, डिजीज़ किसी की वजह से भी, या जब सर्जरी करवाते हैं, बाईपास सर्जरी होती है, किडनी डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। और खून जमना दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो आपके ब्लड फ्लो को रोक देगा। तो यहाँ पर जो हेपरिन है वो क्या करता है, वो आपके इस ब्लड को पतला कर देता है, थोड़ा सा ब्लड थिनर कहलाता है ये, जिससे यहाँ पर क्या होगा, जो ये खतरनाक क्लॉट्स होती हैं, जो खतरनाक गांठें बन जाती हैं जगह जगह पर ब्लड की दोस्तों, वो यहाँ पर नहीं बनेंगी। और जो गांठें बन गई हैं उनको नहीं गलाएगा ये, ध्यान रखना। जो आगे स्थिति थी और ज़्यादा क्लॉटिंग हो सकती है उसको नहीं होने देगा। ठीक है, अब उसके बाद जैसा आपको बता ही चुका हूँ, ये वाला स्टेटमेंट जो हेपरिन है ये आपकी ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व नहीं करेगा, उन गांठों को डिसॉल्व नहीं करेगा, लेकिन आगे बड़ी बड़ी क्लॉट्स होने से बचा लेगा या सीरियस प्रॉब्लम होने से बचा लेगा। हेपरिन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कई सारे केसेस में, ब्लड वेसल, हार्ट, लंग कंडीशंस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, कोई सर्जरी से गुजर रहा है या कोई किसी के चोट लगे, इंजरी हो गई है, तो वहाँ पर भी ब्लड क्लॉटिंग को अगर रोकना है तो उसके लिए हेपरिन का यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बने तो आप बता दीजिएगा कि हाँ हेपरिन का यूज़ क्या है। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, सेम साइंस एंड टेक के पेज पर ही है। बात हो रही है कि भाई एंटी मलेरियल रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आया, और ये कहाँ पर, ईस्टर्न अफ्रीका में। ईस्टर्न अफ्रीका में एक प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। अब मलेरिया क्या है ये आपको पता है भैया, मच्छर से फैलने वाली यहाँ पर एक बीमारी है। मलेरिया की वैराइटीज़ कई सारी हैं, इनमें कई सारे स्ट्रेन्स आते हैं, प्लास्मोडियम फैल्कीपैरम है ना, वाइवैक्स, इस तरीके से कई सारे यहाँ पर वैराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, यानी पैरासाइट्स नज़र आती हैं। तो प्लास्मोडियम फैल्कीपैरम की वजह से जो मलेरिया है अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में फैला, तो उसके लिए इन्होंने दवाई बना ली। दवाई थी यहाँ पर एक थेरेपी जिसका नाम है ACT। ACT की फुल फॉर्म है अल्टीमेसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो ये थेरेपी इन्होंने डेवलप कर ली दोस्तों, जहाँ पे मलेरिया को ट्रीटमेंट और कंट्रोल अच्छे से कर पा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, रिसेंटली एक ऐसा केस निकल कर आ गया मलेरिया का जो एंटी मलेरिया रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब ये दवाइयाँ भी उसके ऊपर काम नहीं कर पा रही हैं। और ये जो यहाँ पर इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, वो ट्रीटमेंट सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसी ACT के जो थेरेपी है इसके कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करने के लिए बोला। यहाँ पे बोला ट्रिपल ACT, इसमें आप कंबाइन करेंगे आर्टेमिसिनिन, उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये आर्टेमिसिनिन के डेरिवेटिव है, 2 पार्टनर ड्रग्स है, वो कंबाइन किया जाएगा। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जा रहा है ACT, उसी का ही नया वर्जन, उसी के ही 3 चीज़ों को मिलाकर कंबाइन करके इसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि यहाँ पे बीमारी से बचा जा सके। ठीक है, तो सॉल्यूशन होने के बावजूद भी एक ऐसी बीमारी आ गई, उसी में ही कुछ चेंजेस ऐसे हो गए कि वो सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा। तो उसमें यहाँ पर उस सॉल्यूशन को और स्ट्रॉन्ग किया गया है अफ्रीका के अंदर में। इसी को यहाँ पर नाम दिया गया है यहाँ पर एंटी मलेरियल रेसिस्टेंस।
तो इसको देखते हुए अफ्रीका के अंदर में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये जो केसेस हैं फिर वो दुनिया भर में स्प्रेड होने शुरू होंगे। खैर, ये तो आपने न्यूज़ समझा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको मलेरिया के बारे में भी बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। वो क्या पता होना चाहिए, आइए बताता हूँ। तो दोस्तों, मलेरिया है क्या? मलेरिया एक जानलेवा बीमारी हो सकती है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है, जो मच्छरों की वजह से फैलती है। ये पैरासाइट इंसानों में ट्रांसमिट होता है, किसकी वजह से? मच्छरों की वजह से। स्पेशली एक फीमेल मॉस्किटो है जिसका नाम है एनोफिलीस मॉस्किटो। तो एनोफिलीस मॉस्किटो की वजह से बीमारी फैलती है। अब प्लाज्मोडियम, ये जो पैरासाइट है दोस्तों, ये 5 प्रकार के देखने को मिलेंगे। प्लाज्मोडियम पैरासाइट में 5 प्रकार कौन कौन से हैं? आपके यहाँ पर प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरक है, पी वाइवेक्स है, ये सबसे ज़्यादा खतरे वाले हैं और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर में, वो फैल्कीपैरम वाला पैरासाइट है जो इंसानों में फैल रहा है, स्पेशली एनोफिलीस मॉस्किटो की वजह से। ठीक है, तो जो पी फैल्कीपैरम है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट है, ऐसा भी बोला जाता है, स्पेशली अफ्रीका के अंदर में। और इसको लेकर सबसे ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन भी हमको नज़र आती है। बाकी पी वाइवेक्स, ये भी एक डोमिनेंट मलेरिया पैरासाइट है, ये सब सहारा अफ्रीका में देखने को मिलेगा। बाकी कुछ और मलेरिया की जो स्पीशीज़ हैं वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं। पी मलेरिया, पी ओवेल या पी नोलेसिस है। तो ये अलग अलग पैरासाइट्स हैं। तो 5 पैरासाइट्स हैं, 3 तो ये हो गए, बाकी 2 पी फैल्कीपैरम और पी वाइवेक्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये वाले पैरासाइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। बाकी मलेरिया में आपके लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं? एक इंसान को मलेरिया होगा तो उसको बुखार, बाकी ठंड लगना, सर में दर्द होना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स, जहाँ पे थकान होना, कन्फ्यूजन होना, है ना, सांस लेने में परेशानी होना, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे उसको नज़र आती हैं। बाकी क्वेश्चन ये है कि कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, वैसे WHO की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि लगभग 247 मिलियन केसेस नज़र आए थे 2021 में। आप इमेजिन कीजिए, 247 मिलियन केसेस थे मलेरिया के 2021 में, और 2020 में ये 245 मिलियन केसेस थे। सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस हमको नज़र आ रहे हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आपको देश देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा खतरनाक देश जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मलेरिया को लेकर, वो है नाइजीरिया, यानी ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ ही हैं। वो है दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तीसरा है तांजानिया और चौथा है नाइजर। चारों ही अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मलेरिया को लेकर। वैक्सीन की जब बात करते हैं दोस्तों, तो रिसेंटली यहाँ पर एक कन्फर्म R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन ये तैयार की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पर इसको रेकमेंड किया है। ये वैक्सीन बढ़िया है, इसका यूज़ कर सकते हैं, जो पी फैल्कीपैरम मलेरिया ट्रांसमिशन है इसको टैकल करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। आई होप आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से जो क्लैरिटी है मिल चुकी है। चलिए आगे आते हैं। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने पेज नंबर 11 की तरफ, और पेज नंबर 11 इंपॉर्टेंट होने वाला है। इकॉनमी वाले सेक्शन से आप इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हैं। बात हो रही है हमारी टी इंडस्ट्री के बारे में, जो चाय की इंडस्ट्री है, स्पेशली वो वाली। तो अभी चाय पत्ती की इंडस्ट्री ने मांग की है RODTEP रेट्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट इकॉनमी का कॉन्सेप्ट है ये। RODTEP का फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो इसकी मांग की है यहाँ पर टी इंडस्ट्री ने। तो एक तो ये मांग की, दूसरी और मांग है दोस्तों, जो हमारी टी इंडस्ट्री को संभालने वाली बॉडी है जिसका नाम है टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने दूसरी मांग की है कि जो नेपाल से चाय पत्ती आ रही है दोस्तों, उसके ऊपर में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। 2 मांग की गई हैं। एक तो यहाँ पर RODTEP को बढ़ाया जाए, दूसरा यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो आ रही हैं, जो नेपाल से चाय पत्ती आ रही है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। चलिए आप समझते हैं क्या है मैटर। दोनों के दोनों इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको RODTEP के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, आप यहां पे समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जो सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर विदेशों में, उनके ऊपर ड्यूटीज़ और टैक्सेस भी लगती हैं। तो उन टैक्सेस और ड्यूटीज़ को रेमिट किया जाए, यानी कि कम कर दिया जाए। इसी के लिए यहाँ पर यह पर्टिकुलर स्कीम लेकर आई गई। और ये जो स्कीम है, इसने काम करना शुरू किया 1 जनवरी 2021 से। और यहीं से काम करते हुए दोस्तों, इसने क्या हुआ, इस तरीके का जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसको लेकर एक कमेटी बना दी गई, और वो कमेटी वो डिसाइड करेगी कि कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में काम करती है। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारे देश के एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत कॉम्प्रहेंसिवली सपोर्ट करना।
कहने का मतलब है इस रमेशन ऑफ ड्यूटीज़ के अंदर में क्या होगा कि भाई मान लो जैसे चाय की पत्ती की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो टी इंडस्ट्री में कई सारे काम करने वाले टी वर्कर्स हैं जो अपनी चाय के पत्ती विदेशों में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करते हुए उन्हें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर उनको टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, फिर उसके बाद में ड्यूटीज़ देनी पड़ रही हैं, देन कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ रहे हैं सभी जगह पर, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर। तो ये जो अमाउंट वो जगह जगह पर पे कर रहे हैं, इसकी वजह से उनका एक्सपोर्ट महंगा हो जा रहा है, उसका ज़्यादा बढ़िया रिटर्न नहीं मिल रहा है उनको। तो ये RODETP स्कीम इसलिए लेकर आ गई ताकि जो ये टैक्सेस ड्यूटीज़ वगैरह चार्ज की जा रहे हैं इनके एक्सपोर्ट के ऊपर में, उसको कम कर दिया जाए। अगर ये टैक्सेस ड्यूटीज़ वगैरह कम हो जाएंगी तो दोस्तों इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा एक्सपोर्टिंग का। तो ये एक मेन पर्पज़ है इसका। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए साल 2023-24 में भारत सरकार ने दोस्तों एक बजट अनाउंस किया लगभग 15,070 करोड़ रुपए का, ताकि इस स्कीम को सपोर्ट किया जाए। और फिर जो हमारी कमेटी, उन्होंने हाल ही में कुछ और एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मिलकर, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर, ताकि हम एक्सपोर्ट में अपने एक्सपोर्टर्स को कॉम्प्रहेंसिवली सपोर्ट करें। जो भी टैक्सेस ड्यूटीज़ से उनको गुजरना पड़ रहा है, ये पैसा भरना पड़ रहा है, जिनको जो कोई रिफंड नहीं होता है, वो सब इनका कम किया जाए, जिससे यहाँ पर इनको एक्सपोर्ट में ज़्यादा फ़ायदा हो। जो पैसा यहाँ पर वो भर रहे हैं अलग अलग चार्जेस के अंदर, वो बच जाए। तो ये इनकी मेन मांग है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है? फिर दूसरा हमने देखा कि देखो, भले ही हम लोग बहुत सारी चाय की पत्ती का उत्पादन करते हैं, फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम कुछ चाय की पत्ती इंपोर्ट भी करते हैं। और उस इंपोर्ट में नेपाल से बहुत सारी चाय पत्ती आती है भारत में। और नेपाल से जो चाय पत्ती आती है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, यानी कि चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ती रेट में आती है। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सस्ती मतलब कितनी? भारत की चाय की पत्ती की सस्ती? हाँ बिल्कुल। अब मान लीजिए वो चाय पत्ती बाहर से आ रही है इंडिया में, इंडिया का खुद का अपना मार्केट है, उस मार्केट के अच्छे खासे पैसे हैं। अब बाहर से आपने दूसरी चाय पत्ती मंगा ली और वो चाय पत्ती आ रही है बहुत ही ज़्यादा सस्ते में, बहुत ही ज़्यादा सस्ता प्रोडक्शन नेपाल में हुआ, उन्होंने और सस्ते में भारत में बेच दिया। यानी इसको बोलते हैं डंप करना, सस्ते दाम में यहाँ पर हमारे देश में बेच रहे हैं। अब सस्ते दाम में बेच रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपने खुद के देश के जो मार्केट है उसको छोड़कर नेपाल वाली चाय की पत्ती को परचेज़ कर रहे हैं। अब नेपाल की चाय पत्ती सस्ती है, सस्ती बिक रही है, हमारे खुद के मार्केट सस्ती बिक रही है, हमने वो परचेज़ करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा खुद का डोमेस्टिक मार्केट है, हमारे देश का मार्केट है, वो बुरी तरह से हिट हुआ है ना, स्पेशली टी इंडस्ट्री का। तो यहीं पर टी वर्कर्स की मांग है कि यहाँ पर क्या किया जाए, जो नेपाल से चाय पत्ती आ रही है, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाए। कहने का मतलब है नेपाल हमारे यहाँ पर सस्ते दाम में डंप कर रहा है अपनी सरकार से फ़ायदा लेके, तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से क्या होगा कि भाई जो चीज़ हमारे से सस्ती बिक रही है उस पर ड्यूटी लगाते ही वो और महंगी हो जाएगी। महंगी होने के बाद में हम अपना जो रेट है इंडिया का उसके साथ मैच कर देंगे। अब क्या होगा, लोग यहाँ पे हमारा जो मार्केट है पहले उसको चूज़ करेंगे, ये इसके बेनिफिट्स होंगे। तो ये इनकी मांग है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए और हमारा खुद का जो एक्सपोर्ट है, स्पेशली दार्जिलिंग वाली चाय जो है, हम उसको ज़्यादा प्रमोट करें अपने देश में, ना कि बाहर की चाय को, क्योंकि हम खुद चाय के लिए जाने जाते हैं, है ना। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया। समझ गए दोस्तों? आई होप आपको मज़ा आ गया होगा जानकर पूरे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। बाकी एक दो आर्टिकल और हैं जो रिपीटेड हैं। बांग्लादेश के कोटा प्रोटेस्ट के बारे में बात हो रही है, कल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको। बाकी चांदीपुरा वायरस के बारे में बात हो रही है, पिछले 2 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ये सब कुछ आर्टिकल्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, प्रॉपर नोट्स और फैक्ट्स के साथ में, बैकग्राउंड डेटा के साथ में। नाउ चलिए अब आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पर। आपको पता होगा डेली एक वर्ड आपको मिलता है, उसका यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना होता है। ये वर्ड आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आपको अपना जो भी मेंस आंसर राइटिंग है, एसे है, एथिक्स है, आपकी वोकैब है, सब में आपको हेल्प करेगा। तो आज का वर्ड है दोस्तों अमिएबल। ध्यान रखिए, अमिएबल मतलब क्या होता है, एक फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण या अग्रीएबल, मानने वाला व्यक्ति, सारी बातें मान लेता है, अच्छा है ना। तो मैत्रीपूर्ण है, फ्रेंडली है, तो इस जगह पर हम अमिएबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है कि जो दोनों बच्चे हैं, बोथ चिल्ड्रन हैव अमिएबल डिस्पोजिशंस विच मेक्स दैम ईजी टू ट्रैवल विद। वैसे क्या होता है, नॉर्मली बच्चों के साथ ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों बच्चे अमिएबल हैं, एग्रीएबल हैं, चीज़ें समझ जाते हैं, मान लेते हैं, तो इस चक्कर में उनके साथ ट्रैवल करना आसान हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया गया। तो आप भी दोस्तों इस वर्ड का यूज़ करके फटाफट एक सेंटेंस बनाओ नीचे कमेंट सेक्शन में। सभी लोगों के एक सेंटेंस का इंतज़ार है।
चलिए बाकी आते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहला स्टेटमेंट बोलता है ब्रिटिश इंडिया के समय पर जो यूपीएससी बॉडी है दोस्तों, इसको एस्टेब्लिश किया गया था ली कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। वैसे कल नहीं बताया था मैंने ये वाला पॉइंट, बट सही है, इसको नोट कर लेना। तो चीज़ ऐड कर लोगे आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। एग्जाम से पहले ही पढ़ लिया वो ज़्यादा बढ़िया है। देन उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं, इनका जो टेन्योर होता है, टर्म होता है, वो 6 साल का होता है, या जब तक 65 साल के ना हो जाते तब तक वो सर्व कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके हिसाब से उनका जो टेन्योर है वो सेट किया जाएगा। तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। कल हमने डिस्कस भी किया था। मनोज सोनी साहब यूपीएससी के चेयरमैन थे जिन्होंने रिज़ाइन किया। अब 1 साल सर्व कर चुके थे, बाकी 5 साल की ड्यूटी बची थी, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने। तो 6 साल का टेन्योर होता है, ध्यान रखिए। या मैक्सिमम एज 65 साल तक यहाँ पर एक मेंबर जो है यूपीएससी का वो सर्व कर सकता है। फिर थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर द रीअपॉइंटमेंट इन यूपीएससी आफ्टर एंड ऑफ द टेन्योर। उनका जो यहाँ पर पूरा समय है, मान लो 6 साल के लिए अपॉइंट किया गया, अब 6 साल सर्व करने के बाद में उनका टेन्योर खत्म हो गया, क्या उसके बाद तुरंत दोबारा उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। कल पढ़ाया था, रीअपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं होता है। रीअपॉइंटमेंट के लिए ये सभी व्यक्ति एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस वजह से थर्ड वाला गलत है, बट पहला दूसरा सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये स्टेटमेंट्स का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ली कमीशन जिसको 1923 में बनाया गया था, उसके रिकमेंडेशन पर पब्लिक सर्विस कमीशन आया और उसी के बेसिस पर पहला पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश हुआ 1 अक्टूबर 1926 में। देन इसको यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 26 जनवरी 1950 में, जो हमने संविधान में बात की इसकी। देन उसके बाद इसका नाम बदलकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के, यहाँ पर वो 6 साल के लिए इस टर्म को होल्ड करते हैं, या 65 साल के जब तक नहीं हो जाते, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता। तो ये था दोस्तों पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।